Assalamu alaikum dear students. My name is Dr. Mohammad Irfan Nasser and I will teach you about biology. तो सबसे पहले आते हैं जी चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं लफ्ज़ बायोलॉजी का मतलब क्या है। द वर्ड बायोलॉजी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये यूनानी जुबान के एक लफ्ज़ से निकला है दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोस and logos. Bios mean life and logos mean to study. तो हम सिंपली बायोलॉजी की डेफिनेशन बना सकते हैं that it is a branch of science that deals with the study of life. जिसका ताल्लुक किसके साथ है? लाइफ की स्टडी के साथ। अब लाइफ क्या चीज है? लाइफ सिंपली मीन इट कंप्राइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो लाइफ है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही होती है। तो हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। अब अगली बात करते हैं बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु स्टडी लाइफ, जो लाइफ को स्टडी करता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट का काम ये भी है दैट आल्सो स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करता है दैट इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट वेज। जो मुख्तलिफ तरीकों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर असरअंदाज होती हैं, उनको भी स्टडी करता है। जैसे हवा का क्या इफेक्ट आता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट का बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। तो बेसिकली बायोलॉजिस्ट के दो काम हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी करेगा और नॉन लिविंग चीजों को भी स्टडी करेगा जो इफेक्ट होंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। अब सिंपली बात करते हैं व्हाट इज लाइफ, कि लाइफ क्या चीज है। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं स्टडी ऑफ लाइफ। तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? लाइफ का ओरिजिन क्या है, लाइफ का मकसद क्या है? तो बेसिकली लाइफ को डिस्क्राइब फिलोसफर और थियोलॉजियंस करते हैं। फिलोसफर मीन जो फलसफा बयान करते हैं, थियोलॉजियन मीन जो मजहबी स्कॉलर होंगे वो बताएंगे कि लाइफ का असल मकसद क्या है, उसका ओरिजिन कैसे है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट व्हाट इज लाइफ? बायोलॉजिस्ट के मुताबिक लाइफ क्या चीज है, इन्होंने डिफाइन किया इट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक का मजमूआ है दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसी खूबियों का मजमूआ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करती है। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं और वो इन्हें नॉन लिविंग से डिफरेंट करती हैं। नंबर 1, सबसे जो पहली खूबी है दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड चीजें हैं। क्या मतलब हाईली ऑर्गेनाइज्ड का? अगर हम एक सेल लेवल की बात करें तो सेल के अगर मेन कंपोनेंट देखें तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमें पता है जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, सिमिलरली एक इंडिविजुअल बनता है। तो ये डिफाइन किया गया कि दीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? दीज आर कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज। ये ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी पेचीदा होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंटाइटीज? एंटाइटीज मीन ए थिंग विच हैव डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी और वो दूसरों से डिफरेंट होगी। तो सिंपली दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, दीज आर कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर कंपोज्ड ऑफ वन
आर मोर सेल्स, ये एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो सकती हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और जो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं दीज आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल पर भी मुश्तमिल हो सकता है, एक से ज्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। नंबर 4, दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, इसका क्या मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होना चाहिए, विरासती मादा मौजूद होना चाहिए जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो सके। वो किस शक्ल में होगा? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की शक्ल में। डीएनए के ऊपर क्या मौजूद होता है? जीन्स। और डीएनए किसके पास है? डीएनए किसके अंदर मौजूद होता है? इट इज बेसिकली अंडर द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की खूबियां कौन-कौन सी हैं। दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, दीज आर कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज, दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जीन्स। नंबर 5, they can acquire and utilize energy। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीजें हैं जो एनर्जी को हासिल भी करती हैं और इन्हें इस्तेमाल भी करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कि हम खाना भी खाते हैं और हमें हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड की जाती है, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पांचवी जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने लगे हैं वो क्या चीज है? They can carry out numerous chemical reactions, कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसी चीजें हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर इस पूरी लाइन को मैं एक लफ्ज के अंदर बयान करूं तो मैं कहूंगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? मेटाबॉलिज्म की, कि तमाम केमिकल रिएक्शन के मजमूए को मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने पढ़ा है कि ये बेसिकली 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन कि कॉम्प्लेक्स चीजों का टूटकर सिंपल चीजों में आ जाना, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म? सिंपल चीजों का आपस में मिलकर दोबारा कॉम्प्लेक्स चीजें बना देना, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। छठी 7 प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट कैन ग्रो इन साइज, जो अपने साइज में बढ़ सकते हैं उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बेशक वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बेशक वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इनके साइज में इजाफा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीजें हैं जिनकी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट जो है बेसिकली वो कांस्टेंट रहता है। इसका क्या मतलब? अब इस पूरी लाइन को मैं बयान करूं तो मैं लिखूंगा होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मीन कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। अगर हम देखें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, कि हमारी बॉडी का बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर हो जाए लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 ही रहता है, मतलब हमारी इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीजें हैं जो क्या चीज पैदा करती हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करती हैं। लफ्जी मतलब क्या? दे कैन रिप्रोड्यूस,
इनके अंदर रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म देखा जा सकता है कि ये अफजाइश नस्ल कर सकते हैं। वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, इट मे बी एसेक्सुअल, इट मे बी सेक्सुअल। लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे रिस्पोंड टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो चीजें हैं जो चेंजिंग इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं। क्या मतलब इसका, कि अगर हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग्स आएंगी जो उसको रिस्पॉन्ड करेगी। से फॉर एग्जांपल अगर बाहर ज्यादा हीट हो जाती है तो इसके नतीजे में हमारी बॉडी 37 टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग का मैकेनिज्म होगा और टेम्परेचर बॉडी का 37 तक ही रहेगा। और अगर सर्दी हो जाती है, बाहर सर्दी हो गई, तो हमारी बॉडी किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करेगी, इट विल एक्टिवेट शिवरिंग मैकेनिज्म। ये बॉडी का शिवरिंग मैकेनिज्म जनरेट करेगी, बॉडी शिवर करेगी, कांपेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगी। तो बेसिकली ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या चीज बता रही है कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज व्हिच पोजेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीज है जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हमने क्या नाम दिया, बायोलॉजी।